नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, पिछले 2-3 प्रकरणों से वीडियो से हम पढ़ा रहे हैं उपसर्ग, जिससे नई शब्द रचना हम करते हैं। तो हम अभी तक संस्कृत के उपसर्ग पढ़ चुके हैं, यानी तत्सम उपसर्ग पढ़ चुके हैं, हिंदी के उपसर्ग पढ़ चुके हैं, यानी तद्भव उपसर्ग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम बताने जा रहे हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग से मतलब जो दूसरी भाषाओं के जो शब्दांश हैं, जिनको दूसरे शब्दों के साथ जोड़कर हम नए शब्द बनाते हैं, उन्हें विदेशी उपसर्ग कहते हैं। तो विदेशी उपसर्गों में मुख्यतया उर्दू और फारसी के उपसर्ग हम लेते हैं। तो हम देखिए, अब शुरू करते हैं, सीधी बात पर आते हैं। उर्दू फारसी के जो उपसर्ग हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक प्रयोग होने वाला एक उपसर्ग है बे। बे का मतलब होता है बिना, बिना, रहित। तो देखिए, इससे बनने वाले शब्द देखिए, बेहया। बेहया, हया कहते हैं इज्जत को, शर्म को, यानी बिना शर्म वाला, बेइज्जत, ठीक है, बेशर्म जिसे हम कह सकते हैं। बेशर्म कहने, बेहया कहने, ठीक है। ऐसे ही बेकसूर, कसूर कहते हैं अपराध को, बेकसूर बिना अपराध वाला, यानी जिसका कोई दोष ना हो। ऐसे ही बेखबर, खबर समाचार, बेखबर यानी जिससे किसी बात का कोई अता पता ना हो, जिससे किसी बात की खबर ना हो, यानी अनजान। ऐसे ही बेहोश, होश कहते हैं चेतना को, बेहोश जिसे चेतना ना हो, जिसे चेतना ना रही हो, वह बेहोश। बेदाग, दाग कहते हैं कलंक को, है ना, बेदाग यानी जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो। ऐसे ही बेचैन, चैन कहते हैं मतलब शांत कह सकते हैं हम चैन को, या हाँ, शांत ही ज़्यादा उपयुक्त शब्द है। तो चैन और बेचैन यानी जिसको चैन ना हो, यानी जिसको किसी बात, किसी तरह से शांति ना हो, वह जो है बेचैन है। ऐसे ही इसी की तरह एक और उपसर्ग है बा। इसका भी अक्सर बहुत प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग जो है वह होता है अनुसार या साथ के अर्थ में। अनुसार या साथ के अर्थ में देख लीजिए, देखिए, बदौलत, बदौलत, दौलत कहते हैं धन संपत्ति, है ना, धन संपत्ति, और बदौलत यानी जिसके संपत्ति के साथ, यानी जिसके पास जो मतलब दौलत के साथ, बदौलत, ठीक है। ऐसे ही बगैर, गैर कहते हैं दूसरा, ठीक है ना, बगैर यानी उसके बिना, दूसरे के बिना, यानी, है ना, गैर कहते हैं दूसरे को, और बा मतलब के उसके बगैर, यानी बिना के अर्थ में भी यहाँ ये प्रयोग हो रहा, बगैर। ऐसे ही बखूबी, बखूबी, खूबी कहते हैं, खूबी कहते हैं विशेषता को, गुण को, बखूबी यानी विशेषताओं के साथ, जिसमें विशेषताएं हों। ऐसे ही बदस्तूर, दस्तूर कहते हैं परंपरा को, तो बदस्तूर यानी परंपराओं के साथ जो जारी है। तो यह हुए बा के जो अर्थ में बा से बनने वाले जो हैं वह हुए ये। यहाँ बगैर में, यहाँ इसका बा का जो अर्थ है वह बिना के अर्थ में भी यहाँ प्रयोग हुआ है, ये बगैर। अब देखिए बद, बद में आते हैं। बद का आपने भी, इसका बहुत प्रयोग आमतौर पर आम भाषा में किया जाता है, सामान्यतः सभी लोग करते हैं। बद, बद का प्रयोग होता है बुरा के अर्थ में। जैसे बदनाम, नाम कहते हैं पहचान को या प्रसिद्धि को, बदनाम यानी जिसकी बुरी पहचान हो, जिसका बुरा नाम हो, वह बदनाम है। ऐसे ही बदजुबान, जुबान कहते हैं वाणी को, यानी आपकी जो बातचीत है वो बदजुबान, यानी जिसकी जो वाणी हो वह खराब हो, यानी गंदी हो, भद्दी हो। ऐसे ही बदतमीज, तमीज कहते हैं सभ्यता को, बदतमीज जिसे सलीका ना हो किसी बात का, जिसे कोई सभ्यता ना आती हो, वह बदतमीज है। ऐसे ही बदसूरत, सूरत कहते हैं चेहरे को, बदसूरत यानी जिसका चेहरा बदसूरत हो, जिसका चेहरा खराब हो, जिसका चेहरा बुरा हो, वह बदसूरत। ऐसे ही है बदबू, बू कहते हैं सुगंध को, गंध को, बद कहते हैं खराब, यानी जो खराब, जो बुरी बू हो, जो बुरी गंध हो, वह कहलाती है बदबू। इसी तरह से एक उपसर्ग है बा, बा का अर्थ होता है सहित, सहित के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे बाकायदा,
कायदा मतलब कानून के अनुसार, यानी बाकायदा मतलब एक नियम के अनुसार, ठीक है। ऐसे ही बाअदब, अदब कहते हैं सम्मान को, यानी सम्मान के साथ। ऐसे ही बाइज्जत, इज्जत कहते हैं मतलब आदर करने को, तो बाइज्जत यानी आदर के साथ। अब ऐसे ही और हम आगे चलते हैं। एक उपसर्ग है उर्दू का कम, कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन। तो देखिए इसके हम शब्द देख लेते हैं। कम खर्च यानी थोड़ा खर्च जो करने वाला, जो थोड़ा खर्च हो वह कम खर्च। ऐसे ही कम बख्त है ना। ऐसे ही कमजोर, जोर मतलब ताकत, शक्ति, कमजोर जिसमें शक्ति कम हो, जिसमें थोड़ी शक्ति हो, कम हो। ऐसे ही कम उम्र, जिसकी उम्र थोड़ी हो, जिसकी उम्र कम हो वह कम उम्र है। ऐसे ही खुश, खुश भी जो है एक उपसर्ग है। हालांकि खुश का प्रयोग जो है वो हम स्वतंत्र रूप में भी करते हैं, मगर यहाँ पर जब इससे मिलाकर हम नए शब्द बनाते हैं तो खुश शब्द जो है वह उपसर्ग का भी काम करता है। खुश का मतलब होता है अच्छा। जैसे खुश मिजाज, मिजाज कहते हैं स्वभाव को, यानी जिसका स्वभाव अच्छा हो, खुश मिजाज। ऐसे ही खुश किस्मत, किस्मत कहते हैं भाग्य को, जिसका भाग्य अच्छा हो वह खुश किस्मत। ऐसे ही खुश नसीब, नसीब भी जो है किस्मत का ही, भाग्य का ही एक पर्याय है। तो खुश नसीब जिसका नसीब अच्छा हो। ऐसे ही खुश हाल, हाल जिसका हाल अच्छा हो, जिसका जो स्थिति है वह अच्छी हो, वह खुश हाल। ऐसे ही एक उपसर्ग है गैर, गैर जो है वह बिना के और अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसके शब्द हम देख लेते हैं। गैर हाजिर, हाजिर कहते हैं उपस्थिति को, यानी गैर हाजिर जो उपस्थित ना हो, ठीक है। ऐसे ही कानूनी, कानून आप जानते ही हैं, कानून नियम। गैर कानूनी मतलब जो नियम के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो वह गैर कानूनी। ऐसे ही गैर जिम्मेदार, जिम्मेदार उत्तरदायित्व को वहन करने वाला, उत्तरदायी। तो गैर जिम्मेदार जो अपनी जिम्मेदारियों को ना समझता हो, जो अपने उत्तरदायित्वों को ना समझता हो, गैर जिम्मेदार। ऐसे ही गैर सरकारी, सरकारी आप समझते ही हैं जो सरकार से संबंधित हो, और गैर सरकारी जो सरकारी ना हो। तो ऐसे ही एक और उपसर्ग है ला, ला, ला का प्रयोग जो है वह बिना के अर्थ में होता है। इसके शब्द हम देखते हैं कि जैसे लाजवाब, जवाब कहते हैं उत्तर को, लाजवाब यानी बिना उत्तर के, यानी जो निरुत्तर हो जाए वह लाजवाब है ना। जिसका कोई जवाब ना हो, जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसका कोई प्रतिवाद ना हो, लाजवाब। ऐसे ही लापरवाह, परवाह कहते हैं चिंता को, जो चिंता ना कर, और ला मतलब बिना, यानी जो चिंता ना करता हो, जो बिना चिंता के, जो किसी बात की चिंता ना करता हो, जो किसी बात के दायित्व को ना समझता हो, वह लापरवाह। ऐसे ही ला इलाज, इलाज कहते हैं उपचार को, ला इलाज मतलब जिसका कोई उपचार ना हो, यानी जिसका कोई उपचार ना हो वह ला इलाज है। ऐसे ही ला वारिस, वारिस कहते हैं, वारिस कहते हैं यानी जिसका लावारिस, जिसका कोई बारिश ना हो, जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसका कोई मालिक ना हो। बारिश कहते हैं मालिक को, यानी बारिशान, यानी जो जिसकी छत्र छाया में वह कोई रहता हो, तो लावारिस यानी जिसका कोई बारिश ना हो, जिसके कोई छत्र छाया ना हो। ऐसे ही लापता, पता आप जानते हैं पता, और लापता जिसका कोई पता ना हो, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, तो वह लापता है। ऐसे ही एक उपसर्ग है सर, सर जो उपसर्ग है वह मुख्य के रूप में प्रयोग होता है, मुख्य के रूप में प्रयोग होता है। इसके देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सरहद, हद कहते हैं सीमा को, सरहद यानी जो मुख्य सीमा है वह सरहद है। ऐसे ही सरपंच, जो पंचों में जो मुख्य है वह सरपंच है। ऐसे ही सरताज, जो ताजों में, जो मुक्तों में, जो ताजों में यानी सम्मान में जो मुख्य है वह सरताज है। ऐसे ही सरकार, जो कार्य करने वाले हैं उसमें जो मुख्य है, जो मुख्य तत्व है वह सरकार है। ऐसे ही हम का मतलब होता है साथ, हम का मतलब होता है यानी यह साथ के अर्थ में प्रयोग होता है, हम उपसर्ग। तो देखिए इसके हम कुछ शब्द देखते हैं। हम वतन, वतन कहते हैं देश को, अपने देश को, राष्ट्र को। हम वतन यानी जो हम वतन जिसका राष्ट्र जो है वो हमारे जैसा हो, हमारे साथ है नहीं, तो हम वतन। ऐसे ही हमदर्द, जिसका जो दर्द है, जिसकी जो पीड़ा है वो अपने साथ जैसी हो, अपने जैसी हो। हम का मतलब हम साथ भी कह सकते हैं, जैसे भी कह सकते हैं, यानी समान या साथ। हम का अर्थ है सम,
साथ या समान। हम वतन यानी जिसका वतन जो है वो हमारे जैसा हो, जिसका जो हमारे देश का हो, है ना। ऐसे ही हमदर्द, जिसका जो दर्द है जो हमारी पीड़ा को समझता हो, जो दर्द को अपने साथ महसूस करता हो, जो हमारे दर्द को, वह हमदर्द है। ऐसे ही हम उम्र यानी अपनी उम्र के समान उम्र वाला जो है वो हम उम्र। ऐसे ही हम सफ़र यानी जो सफ़र में साथ दे, जो यानी जिसका एक ही सफ़र हो जाए, जो समान सफ़र करने वाले हों, वह हम सफ़र है। ऐसे ही हम राज कहते हैं रहस्य को, यानी जिसके रहस्य जो हैं वो जो रहस्यों के साथ हो, जो हमारे रहस्यों को जानने वाला हो, वह हम राज है। हम मतलब साथ, राज मतलब रहस्यों के साथ, जो हमारे रहस्यों के साथ है, जो हमारे रहस्यों से परिचित है, वह हम राज है। ऐसे ही हर जो उपसर्ग है उसका प्रयोग जो है वह प्रत्येक के अर्थ में होता है। प्रत्येक के अर्थ में देखिए हम इसके कुछ देख लेते हैं। हर दम यानी हर समय, दम मतलब समय, हर समय। ऐसे ही हर रोज रोज कहते हैं दिन को, यानी हर रोज यानी हर प्रत्येक दिन। ऐसे ही हर वक्त कहते हैं समय को, हर वक्त मतलब हर समय। ऐसे ही हर दिल यानी प्रत्येक दिल। ऐसे ही हर समय मतलब प्रत्येक समय। तो देखिए जैसे ये हर समय है, अब देखिए ये जो है ना हमने कल जब बताया था कि कुछ शब्द जो हैं, कुछ उपसर्ग जो हैं वो ऐसे हैं जो तद्भव, जो मतलब विदेशी के साथ लग जाते हैं, जो विदेशी के साथ भी लग सकते हैं, तत्सम के साथ भी लग सकते हैं, तद्भव के साथ भी लग सकते हैं। तो ऐसे जो उनसे जो बनने वाले शब्द हैं वह संकर शब्द कहते हैं। अब देखिए जैसे समय है, समय जो है वो हिंदी का शब्द है और हर जो है वो उर्दू का उपसर्ग है। तो ये हर समय देखिए दो अलग अलग प्रकृति के उनसे मिलकर यह बना है हर समय, इसलिए यह देखिए संकर शब्द है। ऐसे ही अब हम आते हैं, एक और उपसर्ग है बिला का अर्थ होता है बिना, यानी बिला जो है वो बिना के अर्थ में प्रयोग होता है। ऐसे ही बिला शक कहते हैं संदेह को, बिला शक यानी जिसमें कोई संदेह ना हो, यानी संदेह के बिना। ऐसे ही बिला नागा कहते हैं बिना किसी कट के, बिना किसी गैप के, बिना किसी अंतराल के। तो बिला नागा यानी लगातार, बिना किसी अंतराल के, बिना किसी छुट्टी के, है ना। ऐसे ही बिला वजह कहते हैं कारण को, बिला मतलब बिना कारण के यानी अकारण, बिला वजह मतलब अकारण। ऐसे ही बिला बात आप जानते ही हैं, बिला यानी बिना बात के, जिसे हम बेबात भी कह देते हैं। तो देखिए दोस्तों यह जो है विदेशी उपसर्ग जो अरबी फारसी के जो सबसे अधिक प्रयुक्त होते हैं उनको हमने बताया। अब हम इससे आगे बात करेंगे विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत अंग्रेजी के उपसर्गों की। तब देखिए अंग्रेजी के उपसर्गों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी के उपसर्ग प्रायः अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही लगते हैं। अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही लगकर वह दूसरे शब्द बनाते हैं। तो आइए हम कुछ उपसर्ग देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका आम जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो उसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। एक उपसर्ग है अंग्रेजी का सब कहते हैं नीचे या अधीन। नीचे या अधीन इस अर्थ में जो है इस उपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे बनने वाले हम सब देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर मतलब जो इंस्पेक्टर से नीचे हो या जो इंस्पेक्टर के अधीन हो। ऐसे ही सब रजिस्ट्रार मतलब जो रजिस्ट्रार के नीचे हो या जो रजिस्ट्रार के अधीन हो। ऐसे ही सब कमेटी यानी सब कमेटी जो मुख्य कमेटी है जो उसके नीचे हो, यानी सब कमेटी मतलब जो कमेटी के नीचे हो या जो कमेटी के अधीन हो वह कमेटी जो है वो सब कमेटी। ऐसे ही एक उपसर्ग है अंग्रेजी का हेड कहते हैं प्रधान को। आपने बहुत पॉपुलर शब्द है हेडमास्टर टीचर, हेडमास्टर जो प्रधान टीचर है, जो मुख्य अध्यापक है वह हेडमास्टर। ऐसे ही हेड ऑफिस जो मुख्य ऑफिस है, जो मुख्य कार्यालय है वह हेड ऑफिस। ऐसे ही हेड कांस्टेबल जो मुख्य आरक्षी है, कांस्टेबल आरक्षी को कहते हैं, जो मुख्य आरक्षी है या जो प्रधान कांस्टेबल है वह हेड कांस्टेबल है। ऐसे ही एक उपसर्ग है 22 का जो प्रयोग हम करते हैं वह उप या सहायक के अर्थ में करते हैं, उपी या सहायक के अर्थ में करते हैं। देखिए जैसे वाइस प्रिंसिपल यानी जिसे हम कहते हैं उप प्रधानाचार्य। ऐसे ही वाइस
वैसे वाइस कैप्टन मतलब जो उप कैप्टन हो, जो उप कप्तान हो, ऐसे ही वाइस चेयरमैन जो वाइस यानी जो उप चेयरमैन हो, जो ठीक है, उप चेयरमैन। अब देखिए एक उपसर्ग है अंग्रेजी का चीफ। चीफ मतलब मुख्य। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है चीफ गेस्ट, ठीक है। तो देखिए चीफ मिनिस्टर मतलब जो मुख्यमंत्री है, हिंदी में चीफ मिनिस्टर को कहते हैं मुख्यमंत्री। ऐसे ही चीफ गेस्ट जो मुख्य अतिथि है वह चीफ गेस्ट कहलाता है। ऐसे ही चीफ जज जो मुख्य जज है वह चीफ जज कहलाता है। ऐसे ही एक उपसर्ग है असिस्टेंट। यद्यपि असिस्टेंट जो है, जैसे असिस्टेंट जो है वो मतलब उपसर्ग के रूप में तो प्रयोग हो ही रहा है, इसका स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग होता है। तो असिस्टेंट का मतलब होता है, जिस अर्थ में यह प्रयोग होता है उसका अर्थ है सहायक। तो देखिए इससे बनने वाले जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जो सहायक प्रोफेसर है, जो सहायक प्रवक्ता है। ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर जो सहायक मैनेजर है, जो सहायक प्रबंधक है वह असिस्टेंट मैनेजर। ऐसे ही असिस्टेंट टीचर मतलब जो सहायक अध्यापक है वह असिस्टेंट टीचर कहलाता है। ऐसे ही एक उपसर्ग है डिप्टी जिसे डिप्यूटी भी कहते रहते हैं। डिप्टी मतलब डिप्टी जो है वो उप या प्रति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इससे देखिए डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जो उप कमिश्नर है वह डिप्टी कमिश्नर है। ऐसे ही डिप्टी मैनेजर यानी जो उप मैनेजर है, जो उप प्रबंधक है वह डिप्टी मैनेजर कहलाता है। ऐसे डिप्टी डायरेक्टर, उप डायरेक्टर जिसे हम कहते हैं वह डिप्टी डायरेक्टर। ऐसे ही उप कलेक्टर यानी डिप्टी कलेक्टर जो है जिसे हम उप कलेक्टर कह सकते हैं, यानी डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, ये इसी तरह से बनने वाले शब्द हैं। ऐसे ही जनरल भी जो है वह प्रधान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हालांकि जनरल जो है उसका प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूप में भी होता है, मगर इसका उपसर्ग के रूप में प्रयोग जो है वो प्रधान के अर्थ में होता है। जैसे जनरल सेक्रेटरी यानी प्रधान जो सेक्रेटरी है, जो प्रधान सचिव है वह जनरल सेक्रेटरी, वह यानी प्रधान सचिव मतलब जनरल सेक्रेटरी। ऐसे ही जनरल मैनेजर यानी प्रधान जो मुख्य प्रबंधक है वह जनरल मैनेजर। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे विदेशी उपसर्ग जिनका हम बहुतायत से प्रयोग करते हैं इस तरह से पूर्ण होता है। और यह हमारा उपसर्ग का प्रकरण आज इस तरह से पूर्ण होता है। तो उपसर्ग को लेकर कहीं किसी बात का आपको संदेह हो, कहीं कोई बात न समझ आई हो, कहीं कोई प्रक्रिया, कहीं कोई प्रोसेस, कोई रचना आपको समझ न आई हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वह तुरंत मिले और आप उस वीडियो से वंचित न रहें। और आपको यह पसंद आए या आपको यह हमारा वीडियो, यह हमारा अब तक का जो हमारा सफ़र है वह आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को पढ़ते समय या पढ़ाते समय आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, कोई प्रश्न आपको अटक रहा है, कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, या कोई और किसी भी तरह की कोई समस्या दोनों विषयों को लेकर अगर आपके पास है तो आप हमें लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। हम निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो मित्रों, हम फिर मिलेंगे एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।